ओके ओके ओके। सो आज हम एनवायरनमेंट का बहुत बेसिक, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, तो लास्ट टाइम हमने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था। उनका डिफरेंस क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, और कौन कौन से थोड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे, इन सब में डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। आज हम करने वाले हैं एनवायरनमेंट का एक बहुत बेसिक पार्ट, क्योंकि वो चीजें हम लोग ने पहले इसलिए डिस्कस करी थी क्योंकि वो सारी चीजें आप लोग आसपास भी देख रहे हो। होता है नेशनल पार्क के बारे में, किसी ना किसी के घर के पास कुछ ना, मतलब घर के पास मतलब स्टेट में कोई नेशनल पार्क होगा जो आप लोग को बचपन से पहले से पता है। तो इसलिए हमने वो पहले डिस्कस करा, और क्योंकि वो करंट अफेयर्स में भी रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट का बेसिक स्टैटिक पोर्शन जो है, उसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग ये मतलब हम इससे स्टार्ट करेंगे। ये कहीं कहने को तो ये बहुत बेसिक है, बहुत स्टैटिक पार्ट है, बट इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। एज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं, आने जरूर आने हैं, 10 तो आते ही हैं, बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम भी इसी के साथ होता है। तो इसलिए ये स्टैटिक पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका बेस आपको बना होना चाहिए। और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एम्फेसाइज भी करूंगी कि इससे क्वेश्चन आया है, इस चीज पे एम्फेसाइज कर लो आप लोग। तो ये चीजें आप लोग नोट डाउन करते रहना। और आप लोगों को जो मैंने बोला था कि बायोस्फीयर रिजर्व, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और उसमें से 11 जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क के पार्ट हैं, वो सारी चीजें आप लोगों ने, एक मिनट लोग आ रहे हैं तो ऐड कर रही हूँ मैं, हाँ ठीक है मैंने ऐड कर लिया। तो वो सारी चीजें आप लोगों ने कवर करी थी, जाके फिर देखा था कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अः नायाब, अनम, शामिया, आप लोगों ने देखा था वो चीज। हाँ यस मैम। हाँ तो वो कवर करी थी ना, और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स थोड़े देखे थे। नायाब, तुम्हें तो अभी एग्जाम भी देना है ना, तो तुमने देखा था ना इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स जो हैं। तुम ना हो तो मुझसे हाँ डिस्कस हाँ करेंगे, हाँ। ठीक है। और एक ऐसे ऐसे जो आप लोगों ने लिखा था ना, उसमें मुझे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लग रही है। अनम का थोड़ा सा डिफरेंट था, बट नायाब ने, शामिया ने, सबने, आप लोग ऐसे पता है कैसे लिखते हो। एक प्रॉब्लम जो बहुत मेजर है, इस चीज को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरू ही में आप लोग समझ लो, आप लोग ऐसे लिखते हो आंसर के फॉर्मेट में। अगर उनको आंसर ही राइटिंग करवानी हो तो वो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, तो वो ऐसे अलग से क्यों करवाते हैं। ऐसे और आंसर लिखने में फर्क होता है। तो ये मतलब प्रॉब्लम कॉमन दिखी मुझे, बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम दिखी कि वो ऐसे और आंसर को सिमिलर लिख रहे हैं। ऐसे में हेडलाइंस नहीं होती, ऐसे में कभी फ्लो चार्ट्स नहीं बनते, ऐसे में डायग्राम्स नहीं बनते। ऐसे इज अ ऐसे, लिखित निबंध है, वो आपको लिखना है, उसमें सिर्फ लिखा होना चाहिए चीजें। हेडलाइन थोड़ी बहुत छोटी सी ऐसे कुछ अगर दे दी तो इट्स ओके फिर भी, बट आप प्रॉपर हेडलाइन के अंदर नहीं करे जाते। ऐसे ऐसे एक फ्लो में लिखा जाता है, ऐसे में बस डिफरेंस पैराग्राफ्स के थ्रू आता है, कोई फ्लो चार्ट नहीं, कोई डायग्राम नहीं, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। पॉइंट्स, जैसे नायाब आपने बहुत पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ऐसे का मतलब ही होता है एलैबोरेट करना, पूरा डिटेल देना, डिस्क्रिप्टिव चीज, ना कि पॉइंट्स लिखना कि बस पॉइंट पॉइंट। जैसे तुमने कंक्लूड करा और कुछ स्टेटमेंट्स दिए तो फट 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 बस 3 5 6 एक फ्लो चार्ट टाइप बना के 3 4 पॉइंट्स दे दिए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे हमेशा चीजों को डिटेल में लिखने को ऐसे कहते हैं। वरना फिर आंसर में आप, हाँ बेशक आप आंसर राइटिंग में ये सब करोगे ना तो अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए हम लोग को 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, तो हमारे पास वक्त कम होता है। बट ऐसे में आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसे में प्रॉपर ऐसे लिखना है आपको। 3 घंटे का वक्त होता है, 2 ऐसे लिखने होते हैं, 1.5 घंटा एक ऐसे के लिए मिलता है। तो अगर 1.5 घंटे वाला आप ऐसे एक 10 मिनट के आंसर के फॉर्मेट में करोगे तो वो प्रॉब्लमैटिक है। एक मिनट, मधुस्मिता भी आ गई, लेट मी ऐड हर। हाय मधुस्मिता, आपने ज्वाइन करा। तो हम बेसिकली अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि आपने मुझे ऐसे नहीं भेजा है ना मधुस्मिता अभी। मधुस्मिता आपने ऐसे नहीं भेजा है ना। शामिया आपने भी नहीं भेजा है। हाँ आपने मुझे वो भेजा था बायोस्फीयर रिजर्व वाला लिस्ट, तो वो आपने, गुड यू कवर्ड इट, अच्छी बात है। अच्छा मधुस्मिता ने भेजा है, शामिया ने नहीं भेजा है, मधुस्मिता की कंफ्यूजन थी। मधुस्मिता मैं यही चीज डिस्कस कर रही थी कि मुझे एक बहुत कॉमन चीज लगी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम लगी आप सब में, कि
आप लोग सब लोग थोड़ा आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में एस्से को लिखते हैं। एस्से को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाओ। एस्से को डिस्क्रिप्टिव बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्से का मतलब ही होता है थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना। उसमें ना आपको पॉइंट्स देने हैं। ओके गुड मधुस्मिता, आपने बायोस्फीयर भी कर लिया ना, वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स अच्छे से लर्न कर लेना, उसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है। और मैं ऐसे के बारे में बात करती हूँ, तो ऐसे आप लोगों को मैं फिर से एक ट्राई दे रही हूँ। जिसने सही लिखा है वो ठीक है, मैं अनम का चेक करूंगी, मैं एक बार देख लूंगी। नायाब आप फिर से लिखोगे, डिस्क्रिप्टिव लिखना है थोड़ा। और आप तो अभी एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। वो डिमांड करते हैं 3 से 4 पेज फुल फुल लिखे हुए, ना कि पॉइंट्स, ना कि फ्लो चार्ट। आंसर राइटिंग में वो करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 मिनट में आंसर लिखना होता है तो भाई वही सब करेंगे। सब लोग आंसर राइटिंग में पॉइंट्स लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वो सारी चीजें अच्छी होती हैं। बट एस्से में ना ग्राफ बनता है, ना पॉइंट्स लिखते हैं, ना डायग्राम्स बनाते हैं, ना फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। एस्से पूरा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ठीक है। ओके अनम ने भी कर लिया है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। गुड अनम, अनम मधुस्मिता सब लोग, अच्छा तुम लोग ने कर लिया, अच्छी बात है। तुम लोग की भी प्रिपरेशन स्टार्ट ही हुई है। तुम लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चिल होके आराम से। जो जो चीजें मैं कहती जा रही हूँ वो करते जाओ, इंशाल्लाह सब कवर हो जाएगा। बट थोड़ा सा आंसर राइटिंग की जो पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, जो चीजें जैसे एस्से के लिए पॉइंट्स बोल रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग अभी से जब स्टार्ट करोगे ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि एस्से डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं लिखना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आज का हम टॉपिक कवर करते हैं एनवायरनमेंट के। हम कुछ स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। ये नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगी पिक्चर खींच के। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं पूरे एनवायरनमेंट के। ये पूरे मैंने स्टैटिक के, ये मैंने A4 साइज पे बना के पिन अप कर लिया था। अब मैं जब रिवाइज करना होता है ना स्टैटिक पोर्शन के लिए, तो मैं बुक नहीं उठाती हूँ, एनवायरनमेंट के लिए यही उठाती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं इसकी पिक्चर खींच के एक PDF फॉर्मेट में भेज दूंगी। ऐसे करती हूँ, मैं ग्रुप बना देती हूँ, तो ग्रुप में इसको PDF के फॉर्म पे भेज देती हूँ। तो आप सब लोग मतलब इससे देख लेना, रिवाइज कर लेना। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एनवायरनमेंट का बहुत बेसिक चीज, मगर इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं यूपीएससी में। तो मैं जो चीजों को एम्फेसाइज कराऊंगी, टिक कराऊंगी, उसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एनवायरनमेंट स्टार्ट, ठीक है। तो अब देखिए इकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, इकोलॉजी आपने सिलेबस में देखा होगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दिया है। ठीक है, तो इकोलॉजी के लेवल्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेसिक लेवल है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के बाद आता है पॉपुलेशन। इंडिविजुअल का क्या हो गया, हम हो गए, आप हो गए, कोई जानवर हो गया, सब इंडिविजुअल हैं। दैट इज इंडिविजुअल बेसिकली लेमैन्स टर्म में। पॉपुलेशन क्या हो गई। अब आप लोग पॉपुलेशन और कम्युनिटी में, इसके बाद पॉपुलेशन बाद कम्युनिटी आता है। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये हाँ आप लोगों को, अगर आप यूपीएससी अपियर होने जा रहे हो, एक 22-23 साल के इंसान हो, तो ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए, बस इसलिए। एज सच कोई बहुत ज्यादा इससे अभी तक क्वेश्चंस ऐसे कुछ आए नहीं है, बट स्टिल एक जब दिया हुआ है बेसिक चीजें वो पता होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ और इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बट एक स्पीशी के होने चाहिए। जैसे हम लोग इंसान हैं, तो सारे इंसान को पॉपुलेशन कहेंगे। अब कहीं पर सारे शेर हैं तो शेरों की पॉपुलेशन कहेंगे। तो वैसे अगर एक ही तरह की स्पीशी की बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनको पॉपुलेशन कहेंगे। अब आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर। ठीक है। अब पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस समझ में आया कि पॉपुलेशन मतलब एक ही स्पीशी, स्पीशी का मतलब होता है मतलब जाति कहते हैं बेसिकली, शायद एक ही जाति के लोग हो गए। जाति इन द सेंस कास्ट मत समझ लेना, मतलब इन द सेंस कि इंसान अगर ह्यूमन है तो सब ह्यूमन है। ठीक है, जानवर है, कोई कुत्ते हैं तो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं तो बिल्लियां हैं, शेर हैं तो शेर हैं। तो पॉपुलेशन वो हो गई शेर की पॉपुलेशन, इंसान की पॉपुलेशन, कैट की पॉपुलेशन। बट कम्युनिटी लेवल पे जब हम आ जाते हैं, कम्युनिटी का मतलब होता है कि उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर। अब यहाँ पर हम, यहाँ पे मैं रह रही हूँ, नीचे कुत्ता भी रहता है, उधर एक मिनट, सॉरी सॉरी मेरा वो गिर गया, हाँ नोट्स गिर गए थे, सॉरी। ठीक है, तो इधर एक कुत्ता भी रहता है, नीचे बिल्ली भी रहती है। तो ये सारी चीजें मिलके बन गई एक कम्युनिटी। ठीक है, इसे कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है हम आगे देखेंगे, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां तक हम किसमें, कम्युनिटी तक हम आए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सिर्फ लिविंग जो लोग मतलब लिविंग और नॉन लिविंग तो पता होगा ना, कि लिविंग जो लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, नॉन लिविंग जो सांस नहीं ले रही हैं चीजें, जो मतलब हम लोग उनको मानते हैं नॉन लिविंग, वो जी नहीं रहे।
तो इकोसिस्टम पे जब हम आ जाते हैं तो हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को मिला देते हैं। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा है इकोसिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बेड पे बैठी हूँ, बिल्डिंग है, तो ये सारी हम इंटरैक्शन है ना। और लिविंग और नॉन लिविंग डिपेंडेंट है ईच अदर पे। मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हूँ, आप डिपेंडेंट हो, आप जहां बैठे हो चेयर टेबल पे आप डिपेंडेंट हो। तो ये होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद आ जाता है बायोम। अब बायोम होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो हम आगे देखेंगे कि कितने टाइप्स के बायोम होते हैं और कौन कौन से। फिर आ जाता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? हवा, पूरी धरती, दैट इज बायोस्फीयर। उसको इंक्लूड करके हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो इतनी हमने चीजें समझी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं है। इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आ जाता है हमारा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आ जाता है बायोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर। बस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना कि बाय द वे कभी यूपीएससी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ ले ऐसे, या 1 2 3 ऐसे करके दे दिया, वो करते नहीं है शफल, वैसे दे देगा। तो एक बेसिक सी बात है, ये पता होनी चाहिए एक इंडिविजुअल को। इसमें कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई डाउट है इस चीज में कहीं पर भी कुछ भी तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है किसी को? समझ में आ गया ना? ये बेसिक सी बात थी, समझ में आ गए ना? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम बताऊंगी आगे, और बायोस्फीयर। ठीक है। नाउ अब हम जाएंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये एक बताएं कि आप जब शंकर आईएएस निकालोगे ना बुक, इसमें ये पेजेस 800 पन्ने की बुक है, ये इसका जिस्ट है। तो सोचो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये एक चैप्टर में, चीजें जो है, और दूसरी चैप्टर में, वरना एग्जाम्पल पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। तो शंकर आईएएस पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे नोट बनाने हैं आप लोग, अपने भी इंडिविजुअल बनाएंगे। शामी आप हिंदी में कह रही थी ना, देखिए हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, मगर मैं आपको इंग्लिश के नोट सेंड करूंगी, आपके फिर काम बढ़ेगा, बट आपको फायदा भी होगा उस चीज से। आप क्या करेंगे? इंग्लिश के नोट देखेंगे और इसी चीज के हिंदी में बनाएंगी अपने से, सर्च करके, बुक से पढ़कर। तो आपके भी 10 से बस 15 पेजेस के नोट्स होने चाहिए हर इंसान के। और इंडिविजुअल मैं आप लोगों को, इंग्लिश वालों को भी भेजूंगी जो ना, तो आप लोग इसी को मत रखना, ये मैं आपको सैंपल के तौर पे भेज रही हूँ, मैं हमेशा भेजती रहूंगी। बट मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगी कि अपने नोट जरूर बनाना, ये देखना कि मैंने कैसे बनाया है, और उसके बाद इससे सजेशन लेके, ये चीजें करके, बुक से नोट करके, जब खुद से नोट्स बनाओगे ना, वो चीजें हमेशा जिंदगी भर याद रह जाएंगी। तो ये जरूर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स पे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। एक मिनट, किसी के पास, हाँ, ओके, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? जो खुद से सेल्फ नरिशिंग, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं, तो वो सेल्फ नरिशिंग होते हैं, वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं, खुद के लिए प्रोड्यूस कर लेते हैं चीजें, तो उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं और फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स और फैगोट्रॉप्स। नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर्स में दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। कौन कौन से होते हैं? मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर्स। अब मैक्रो कंज्यूमर्स में, मैक्रो का मतलब हमेशा बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो में, माइक्रो को कंज्यूमर्स में माइक्रो कंज्यूमर्स क्यों कह रहे हैं? माइक्रो कंज्यूमर्स, अब जब हम अंदर माइक्रो कंज्यूमर्स देखेंगे ना, वो होते क्या है तो समझ में आ जाएगा। माइक्रो कंज्यूमर्स बताएं क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉप्स। माइक्रो कंज्यूमर्स के अंदर सैप्रोट्रॉप्स आते हैं। सैप्रोट्रॉप्स का कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या होते हैं? डीकंपोजर्स, जो डीकंपोज करते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखते भी नहीं है ना, जो किसी की बॉडी पे रहते हैं, जैसे फंगस होता है, वो किसी की बॉडी पे सरवाइव कर रहा है ना, किसी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे सरवाइव कर रहा है, तो उसे कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। वो माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं, इसलिए उसे हम कहते हैं माइक्रोट्रॉप्स, माइक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। वो माइक्रो कंज्यूमर्स के उसमें आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मैक्रो वाले में। मैक्रो मतलब बड़े। तो मैक्रो में 3 आते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बट यूपीएससी देखिए आपको कितनी बेसिक चीजें, मतलब बचपन में ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि स्कूल एजुकेशन सिस्टम भी शायद ऐसा है। तो उन चीजों को समझ के करेंगे ना हम कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एग्जैक्टली उसमें तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो क्या हम पढ़ेंगे आज? कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस से स्टार्ट करते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे डियर हो गया, डियर जो है पेड़ पौधे खाता है।
ठीक है, रैबिट हो गया, पेड़ पौधे खाता है, बहुत सारे ह्यूमंस भी, मगर ह्यूमंस कार्निवोर्स में आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो जो जानवर, जानवर का मतलब ह्यूमंस भी जानवर हैं। जब आप साइंस पढ़ते हैं, बायो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो हमेशा याद रखना, जब जानवर एनिमल्स रेफर करा जाता है ना, तो एनिमल्स का मतलब उसमें ह्यूमंस भी एनिमल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ह्यूमंस भी एनिमल्स के फॉर्म है, तो इसलिए जो जानवर डिपेंड्स ऑन लीफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस किसे कहते हैं? जो दूसरी मीट या फ्लेश पे डिपेंडेंट होता है। अब जैसे शेर है, वो हिरन को खाता है, तो दैट इज कार्निवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस किसे कहते हैं? जो दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमंस आ गए, वो ह्यूमंस क्या करते हैं? ओमनीवोरस भी, सॉरी कार्निवोरस भी होते हैं, हर्बीवोरस भी होते हैं, इसलिए ह्यूमंस हो गए ओमनीवोरस। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें हो गई, हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स, याद रखना। और कार्निवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस हो गया आपके। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, लिख लो, होम्योस्टैटिस। ठीक है, होम्योस्टैटिस, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है। इंसान और जानवर, मतलब इंसान और जानवर, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स को एक पावर है, पावर इन द सेंस उनकी बॉडी के अंदर एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की। अब उस चीज को हम क्या कहते हैं? जो सेल्फ रेगुलेशन होता है, दैट इज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट कर लेने को हम कहते हैं होम्योस्टैटिस। अब देखिए, ह्यूमन की बॉडी तो एक है, ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी बॉडी है, मैं इंडिया में रह रही हूँ, यहाँ पर अभी दिल्ली में 50 डिग्री भी गया था, मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। उसके देखिए, जैसे पसीना बहता है, तो पसीना बहना आपको पता है क्या होता है? स्वेटिंग, कि आपकी बॉडी को अंदर से ठंडा करता है। जब आपको गर्मी लगती है, तो पसीना बहने का मतलब होता है अंदर से बॉडी को ठंडा कर रहा है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन होता है, बॉडी अपने आप से रेगुलेट करके बाहर के सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट कर लेती है, एंड दैट इज व्हाट इज होम्योस्टैटिस। अब कोई रहता है अफ्रीका में, जहां पर ऑलरेडी बहुत गर्मी है, कोई रहता है यूरोप में, जहां पर बहुत ठंड है। अब मान लो कोई रशिया में रहता है, रशिया के वो स्नो कैप्ड एरियाज में, जहां पर -50 डिग्री सेल्सियस है, तो शायद मेरी बॉडी एकदम से जाके अडेप्ट, मगर उनकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है बाहर के सराउंडिंग के हिसाब से। तो इस चीज को जो हमारी अंदर से रेगुलेट करके बॉडी, अंदर से रेगुलेट कर लेती है, इस चीज को होम्योस्टैटिस कहते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आए हैं, तो होम्योस्टैटिस याद रखना। होम्योस्टैटिस का मतलब सिंपल ये है, बाहर के हिसाब से अंदर से बॉडी जो हमारी एडजस्ट कर लेती है, उसको होम्योस्टैटिस कह देते हैं, जिसको सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इकोटोन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोटोन भी याद रखना। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, तो वो नोट डाउन कर लेना, उससे यूपीएससी में क्वेश्चन आए। इकोटोन से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता रहता है, हर दूसरे साल तो आता ही है। इकोटोन को जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन ऑफ टेंशन। तो कभी एक स्टेटमेंट आ गया कि इकोटोन इज अ जोन ऑफ टेंशन, यस इट इज अ जोन ऑफ टेंशन। जोन ऑफ टेंशन क्यों कहते हैं? मान लो एक है दो तरह के आप बायोम है, बायोम पढ़ेंगे अब, ठीक है। बायोम, एक डेजर्ट बायोम है। बायोम का मतलब ये होता है, डिफरेंट तरह की जगह होती है ना, इंडिया में कितने सारे बायोम्स हैं, जैसे पहाड़ है, एक माउंटेनस रीजन है, एक डेजर्ट है, एक कोस्टल एरिया है, मतलब वाटर वाला बायोम है, रिवर है, एक लैंड है। तो इस तरह के बायोम्स होते हैं। फॉरेस्ट भी एक तरह का बायोम है। तो इकोटोन क्या होता है? दो बायोम ट्रांजिशन जब होता है एक बायोम से दूसरे बायोम में। मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स एक तरह का इकोटोन है। मैंग्रोव्स पता है सबको क्या होता है? कोई बताएगा मैंग्रोव्स क्या होता है? या नहीं पता है तो वो भी बताओ कि नहीं पता है। नो, नहीं पता है। ओके, देखो, स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन में। हाँ, मार्शी रीजन। देखो मैं सिंपल स्वाम्पी लेवल, एंड मार्शी रीजन। ओके ओके, गुड नाइट। तो देखो मतलब ये होता है मैंग्रोव्स का कि वेस्ट बंगाल, पता है आप लोगों को वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? उसके नीचे कौन सी वो है? बे ऑफ बंगाल। पूरा बे ऑफ बंगाल है, बहुत ज्यादा कोस्टल एरिया है, पूरा ओशन है ना। तो जब वो कोस्टल, जब लैंड से कोस्टल एरिया में शिफ्ट होते हैं हम, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि एकदम ऐसे एकदम डिवाइडेड है कि ऐसे यहाँ तक जमीन है, जमीन के एकदम बाद ऐसे पानी आ गया पूरा, ऐसा नहीं होता है। शिफ्ट होता है, ट्रांजिशन होता है, ऐसे जाता है कि यहाँ पर लैंड है,
लैंड के बाद थोड़ा सा लैंड डूबने लगा, मार्शी मार्शी सा होने लगा, गीला गीला से होने लगा, वहां पानी थोड़ा रहता है, इतनी जमीन है, इतना पानी हर वक्त रहता है, तो वहां पर एक तरह के पेड़ उग जाते हैं, मैंग्रोव जिसे कहते हैं, तो उस रीजन को भी मैंग्रोव्स कहने लगे हम। ठीक है, वो कौन सा एरिया, ट्रांजिशन का एरिया है, ट्रांजिशन वहां से चेंज हो रहा है, बीच का एक ऐसा एरिया जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, ना वो पानी वाला एरिया है, ना वो ओशन है, ना वो लैंड है, वो दोनों का मिक्सचर है, उस तरह की जगह को इकोटोन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको इकोटोन का मतलब? और मैंग्रोव्स भी समझ में आ गया ना, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मार्शी सा एरिया, जैसे ना हल्का सा पानी और जमीन मिट्टी मिक्स, ऐसे एरिया को मैंग्रोव्स कहते हैं। और सुंदरबन, जिसे सुंदरबन वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस है, तो सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, okay, next we will move to ecotone। तो ecotone मतलब we have already learned it, ecotone। ठीक है, इसमें definition क्या है, it is a zone of junction between two or more diverse ecosystem। ठीक है, it has the condition intermediate to the adjacent ecosystem। कुछ इसका मतलब नहीं है, दोनों की मिली जुली थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं वहां की, कोई अलग सी कंडीशन नहीं होती, दोनों जगह की मिली जुली सी कंडीशन होती है, उसे इकोटोन कहते हैं। ठीक है, और इससे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, EDGE इफेक्ट, एज इफेक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूपीएससी में आता रहता है। तो एज इफेक्ट, इकोटोन और होम्योस्टैसिस, ये सब थोड़े वर्ड्स याद रखना। ठीक है, इकोटोन में ही एक आता है एज इफेक्ट। अक्सर पता है क्या होता है कि जो लैंड वाली जगह है, मान लो जो मैं एग्जांपल फिर मैंग्रोव्स का लेके चल रही हूँ आपको, एक मैंग्रोव्स लैंड वाली जगह है, एक पानी है। आपको पता है सुंदरबन में टाइगर पाए जाते हैं, सुंदरबन टाइगर कहते हैं, और सबसे ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं। तो एज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि बहुत बार उस जगह पर और उस जगह पर स्पीशीज ज्यादा नहीं होती हैं, मगर बीच वाली जगह पर बहुत ज्यादा स्पीशीज होती हैं, तो उस चीज को एज इफेक्ट कहते हैं। समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज इज ग्रेटर इन दिस जोन देन ईदर कम्युनिटी। दोनों जगह पर, वहां पर शायद इक्का दुक्का पाए जाएंगे, यहाँ पर पाए नहीं जाएंगे, बट बीच में यहाँ पर इतने ज्यादा पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर तरह की स्पीशी या उसकी पॉपुलेशन। तो इस जो हमारा ये है ना, जो पूरा प्रोसेस है, इसको एज इफेक्ट कहते हैं। ये क्यों हो रहा है, इसको कहते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, EDGE इफेक्ट। ठीक है, तो इस चीज को एज इफेक्ट कहते हैं। तो एज इफेक्ट में कोई कंफ्यूजन है या इकोटोन में कोई कंफ्यूजन है, प्लीज आस्क, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको क्लियर है ना, एज इफेक्ट या इकोटोन? आप कल भी पूछ सकते हो जब भी, अगर आज थोड़ा समझना, फिर पढ़ना भी जाके, नहीं समझ में आएगा तो कल हम फिर से जब स्टार्ट करेंगे तो डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, आप लोग डाउट्स पूछ लेना, अभी डाउट है तो अभी पूछो, जब डाउट हो तब पूछना। नहीं, मैं तो उसमें था, कल क्लास नहीं हुई थी, कल संडे था तो नहीं हुई थी। अनम, एज इफेक्ट एक बार बता दीजिए। ओके ओके, एज इफेक्ट एक बार बता देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना, मान लो ये एक जोन है, ये एक जोन है, इस जोन से इस जोन जाने में बीच में ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन, जैसे तुम्हें मैंने मैंग्रोव का एग्जांपल दिया, मैंग्रोव फॉरेस्ट का, कि यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर पानी है, ये बीच में मैंग्रोव है जहां पर पानी लैंड का थोड़ा मिक्सचर टाइप वाला एरिया है, मार्शी मार्शी सा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर स्पीशी है, स्पीशी कोई जानवर कुछ है ऐसा, जो कि इस जगह पर उतना नहीं है, इस वाले एरिया में ना ही इस एरिया में उतना है, मगर ये बीच वाले एरिया में बहुत सारे हैं, मतलब ज्यादा पाए जा रहे हैं। ये कोई एक स्पीशी है जो इस बीच वाले एरिया में इकोटोन में बहुत ज्यादा है, जबकि इस वाले एरिया में ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, इस वाले एरिया में थोड़े हैं, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को एज इफेक्ट कहते हैं, कि इस इफेक्ट को एज इफेक्ट कहते हैं। ये एज इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि इस जगह पर इतने ज्यादा है पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की, इस जगह बहुत है, इस जगह के कंपैरिजन या इस जगह कंपैरिजन इकोटोन में, तो इस चीज को एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ओके चलो, नेक्स्ट हम मूव करेंगे नीश। नीश भी इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीश इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीश का मतलब होता है
It is a unique functional role or place of a species in an ecosystem. It is description of all the biological, physical, and chemical factors that a species need to survive, stay healthy, and reproduce. और एक मिनट को नायाब फिर से आया, ठीक है। देखो नीश ना बेसिकली एक ऐसी जगह है, हम लोग नॉर्मली भी यूज करते हैं, जैसे मेरे घर में मैं कहती हूँ ये मेरा नीश है। नीश का मतलब होता है जहां पर एक ऐसी जगह जहां पर मैं फिजिकली, मेंटली, केमिकली हर तरह से जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरी एक जगह है, ठीक है, उस चीज को नीश कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल रोल या प्लेस ऑफ अ स्पीशी है एक इकोसिस्टम में, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक स्पीशी की, और वो उसका नीश होता है। और बस ये स्टेटमेंट याद रखना, हर स्पीशी का नीश होता है वो यूनिक होता है, मतलब हर स्पीशी का नीश जो होता है वो अलग अलग होता है। किसी भी दो स्पीशी का नीश सेम नहीं होता है, किसी भी दो स्पीशी का नीश सेम नहीं होता है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने इतनी बार दिया है, इतनी बार दिया है कि स्पीशीज हैव सेम नीश, ये स्पीशीज हैव डिफरेंट नीश। तो आपका ये स्टेटमेंट सेम नीश गलत होगा। डिफरेंट, एवरी स्पीशी हैज अ यूनिक नीश। तो ये बात याद रखना, एवरी स्पीशी हैज अ डिफरेंट नीश। नीश कुछ नहीं, नीश का मतलब है हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में भी यूज करते हैं कि ये मेरा नीश है। हर इंसान का एक अपना अलग जगह जहां पर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो नीश होता है। तो मैं आपको बहुत लेमैन्स टर्म में समझा रही हूँ। तो एनवायरमेंटली भी नीश बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली राइट मधुस्मिता, है ना, वो हम कंफर्ट जोन हम बोल रहे हैं, बट एनवायरमेंट में जहां पर वो फिजिकली, मेंटली और ना फंक्शनली अच्छे से वर्क कर पा रहा है, तो दैट इज नीश, वो हमारा एरिया। तो हर स्पीशी का नीश यूनिक होता है। इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग में बसा लो, लिख लो, कितने अंडरलाइन कर सकते हो कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ मूव टू अदर थिंग, बायोम। अभी मैंने बायोम इकोटोन की वजह से डिस्कस कर लिया पहले ही, बट ये बायोम क्या होता है, देखो, the terrestrial part of biosphere is divided into enormous regions called biomes, ठीक है। ये बात याद रखना, बायोम्स का मैंने बताया ना कि डेजर्ट है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, कोरल रीफ है, ये सारे, इवन मैंग्रोव एरिया डिस्कस किया, मैंग्रोव है वो भी डिस्कस करा। तो ये सारी चीजें क्या है, बायोम है हमारे, क्या है, बायोम कहते हैं इसे। तो बायोम हमारा हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड बायोम्स, ये बात याद रखना। और ठीक है, ये हो गया, बायोम्स हो गया। बायोम्स याद रखना बस, फॉरेस्ट देखो मैं इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता देती हूँ आप लोगों को। बायोम्स का मतलब होता है फॉरेस्ट हो गया आपका, ठीक है, फॉरेस्ट आ गया आपका, माउंटेन रीजन आ गया आपका, डेजर्ट आ गया, ये बायोम हुआ। एक्वेटिक इकोसिस्टम को बायोम्स को बायोम नहीं कहते हैं, उसको हम अलग डिफाइन करते हैं। तो वो कोरल रीफ, एस्चुरीज, मैंग्रोव, मरीन, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को, ये अलग है, ये इनका अलग चलता है, इनका क्लासिफिकेशन अलग है बस, और कुछ इतना बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत इजी बात है। और इसमें परेशान भी मत होना कुछ बहुत ज्यादा, बस ये बात याद रखना, नो टू बायोम्स आर अलाइक। फिर ये भी स्टेटमेंट आया हुआ यूपीएससी में, कोई भी दो बायोम सेम नहीं होते हैं, हर बायोम अलग अलग होता है। अब डेजर्ट खुद बताओ कि डेजर्ट और फॉरेस्ट में डिफरेंस होता है ना, क्या कोई दो बायोम अगर सेम होगा तो वो एक ही बायोम नहीं हुआ? सिंपल सी बात है। तो कोई भी दो बायोम सेम नहीं होते, हर बायोम अलग अलग होता है। और कोई भी स्पीशी का नीश सेम नहीं होता, यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। तो ये भी बात याद रखना, ठीक है। अब बायोस्फेयर, बायोस्फेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फेयर जहां पर, एक मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ बायोस्फेयर, एक मिनट। चलो कल से मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, मैं इसमें आईपैड कनेक्ट करने का भी ऑप्शन है, तो मैं आईपैड पे ड्रॉ करके भी बता सकती हूँ, तुम लोग को पढ़ा सकती हूँ,
तो मैं कल जब मैं आईपैड को कनेक्ट करके उसे पेंसिल पे भी ड्रॉ करके बता के पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो चार्ज हो रहा है तो मैं अभी नहीं करती हूँ, उसमें ऑप्शन है तो मैं वो भी करा करूंगी, ठीक है। तो बायोस्फीयर देखो, एटमॉस्फेयर हो गया आपका, हाइड्रोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर वाला पार्ट जो हवा है, दैट इज एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या हो गया आपका? लिथोस्फेयर जमीन वाला पार्ट। हाइड्रोस्फेयर क्या हो गया? पानी वाला पार्ट। तो जहां पर ये तीनों ऐसे मिलते हैं, तीनों का जो मिलन है ऐसे, इसको बायोस्फेयर कहते हैं। और ये बायोस्फीयर ऐसी जगह है जहां पर जिंदगी पॉसिबल है, बिकॉज हमारे पास यहाँ हवा भी है, पानी भी है, लाइट और जमीन भी है, ठीक है। तो इस चीज तीनों के जो एक क्यूमुलेटिव जोन है ना, इस चीज को बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों का जहां पर मिलने की जगह है वो है बायोस्फीयर। तो ये बात याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? हाइड्रोस्फीयर पानी, मतलब जितने भी ओशन, सीज और ये सब हैं। लिथोस्फीयर हो गया जमीन, ठीक है। एटमॉस्फेयर हवा, ये हो गया। अब देखो, इसमें 4 मिनट बाकी हैं जूम की कॉल पे, ठीक है। तो 4 मिनट हम करते हैं, उसके बाद 6:40 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को नोट सेंड कर रही हूँ। तो ये जो चीजें आज हमने पढ़ी, क्योंकि आज इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे नीश हो गया, बायोम हो गया, इकोटोन हो गया, एज इफेक्ट हो गया, होम्योस्टैसिस हो गया, और इकोसिस्टम और पॉपुलेशन कम्युनिटी, ये सारी चीजें आप कवर करोगे, रिवाइज करोगे। एक आंसर भेजूंगी आंसर लिखने के लिए, ठीक है। आंसर लिखोगे एक, और जिन्होंने एस्से, जिनको फिर से लिखना है वो एस्से लिखेंगे, ठीक है। इतना काम करोगे, बिकॉज आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ये जो चारों चीजें ना, इनको अच्छे से याद कर लेना और नोट डाउन कर लेना, और थोड़ा इनके बारे में और डिटेल भी पढ़ लेना। जो अगर कोई कंफ्यूजन हो वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल से सब लोग, मैं पहले से वो मधुस्मिता, वेरी ठीक है मधुस्मिता, मैं तुम्हें 4 मिनट में पहले एस्से का बताते हैं, फिर हम ये जो इको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्टैटिक वाला पार्ट खत्म करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम 40 मिनट्स का मिलता है, 50 मिनट्स का। तो 50 मिनट्स का करेंगे, या फिर कल से हम उस पे करेंगे क्लास, क्या बोलते हैं, गूगल मीट पे। वहां पर 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो हम लोग 1 घंटे क्लास करा करेंगे, ठीक है। तो गूगल मीट पे क्लास करेंगे, और कल से मैं लिंक गूगल मीट का शेयर करूंगी, और हम लोग और नोट्स भी बनाएंगे, और साथ में ऐसे कैसे लिखना है वो बताती हूँ मैं। और आज के टॉपिक सब लोग रिवाइज करेंगे जाके, बिकॉज आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे हमने। तो ऐसे कैसे लिखते हैं ये बेसिक सुन लो, बहुत ही बेसिक बता रही हूँ मैं, आगे चल के डिटेल में अच्छे से भी एक एक लिख के बताऊंगी, मैं एक ऐसे लिख के आप लोग सामने बताऊंगी। बट अभी सुनो, सबसे पहले ऐसे का इंट्रोडक्शन दोगे। मान लो कोई टॉपिक है विमेन इकोनॉमिक्स, एक बहुत क्वेश्चन चला था, विमेन विमेन इकोनॉमिक्स, एक साथ में लिखा जाता है विमेन इकोनॉमिक्स, ऐसे करके लिखा जाता है विमेन इकोनॉमिक्स, विमेन और इकोनॉमिक्स को जोड़ करके। अब इस पे आप इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करोगे? या तो विमेन इकोनॉमिक्स की डिफरेंस डेफिनेशन दे दोगे, या फिर विमेन या इकोनॉमिक्स का कोई डेटा ला दोगे। जैसे जो आईएमएफ के चीफ थे, अब मुझे एक डेटा याद है, इस डेटा को मैं हर जगह छापती हूँ, तो कुछ डेटा याद रखो, जैसे विमेन के रिलेटेड, कोई क्राइम के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ डेटा याद करो। जैसे आईएमएफ के चीफ जो थे, उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया की 27%, अगर इंडिया जितने मेल्स काम करते हैं, मतलब जितने मेल्स इंडिया में काम करते हैं, उतनी ही फीमेल अगर वर्कफोर्स में आ गई, तो इंडिया का जीडीपी विल राइज बाय 27%। तो हम इस चीज से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि जितने मेल्स इंडिया में, ये आईएमएफ के चीफ ने कहे थे। तो हमारा बात सुनो, कितनी सब्सटैंशिएट हो जाएगी, ठप्पा लग जाएगा कि अरे हाँ, इस बच्चे को आता है, इसको पता है। तो ऐसे कभी आपके पास डेटा मिल जाए ना, तो प्लीज डेटा से स्टार्ट करो। कुछ कुछ ऐसे 2 4 10 डेटा याद कर लो, और वो 10 डेटा बहुत जगह काम आएंगे। तो अब विमेन के रिलेटेड कोई आ गया, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, वर्कफोर्स के रिलेटेड, ये डेटा डाल दिया आपने, इस डेटा से स्टार्ट करा, और फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया, और फिर अपने पॉइंट्स रख दिए कि इंडिया में ऐसा ऐसा होता है, विमेन काम नहीं करती हैं। फिर आप जाओगे बॉडी पे। अब एक चीज याद रखना, हमेशा कुछ भी लिखो, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग लिंक ही नहीं करते, पहला पैराग्राफ अब्रप्टली खत्म हुआ, दूसरे पे स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं। अब आपने मान लो
पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में ये डेटा दिया और उसमें दिया कि उनकी कंडीशंस, क्योंकि प्रॉब्लम विमेन यहाँ पर इंडिया में उतनी ज्यादा काम नहीं करती हैं सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। अब सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जंप करोगे तो वहां पर आपने कुछ छोड़ा ना नेक्स्ट पैराग्राफ से लिंक करने के लिए। अब आ जाओगे आप सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस में कि यहाँ पर इनफैंटिसाइड होता है, यहाँ पर औरतों को वो डाउरी सिस्टम मान लो, सब कुछ दोगे तुम, बॉडी में फिर कंटेंट दोगे, बट एक से पैराग्राफ से लिंक जरूर बैठाओ, प्लीज लिंक बैठाओ। तो आज इतना करो बिकॉज टाइम कम बचा है, ठीक है। जितना बताया है ये चीज अगर इनकॉर्पोरेट करके तुम लोगों ने मुझे दे दी ना, सल्यूट, लिटरली तुम लोग बहुत अच्छा ऐसे लिख लोगे। तो आज इतना करो बस, तुम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखो और बॉडी लिखो, फिर मैं कल कंक्लूजन पे कैसे आना है वो बताऊंगी। तो इंट्रोडक्शन और बॉडी में लिंक होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन में आपके कुछ डेटा या डेफिनेशन या स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होना चाहिए जो कि टॉपिक से रिलेट करता हो, ठीक है। एवरीवन विल डू इट एंड मुझे भेजोगे आज रात